नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम ओम विहार वार्ड में मौजूद हैं और हमारे साथ महेश अवाना जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व पार्षद ओम विहार वार्ड के रह चुके हैं। और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे जिस तरह से नगर निगम भंग हो चुका है और तीनों ही निगम के कार्यकाल ख़त्म हो गए हैं, तो आगे नगर निगम की जिम्मेदारी किस तरह से चलेगी और जो वार्डों की सफाई व्यवस्था है उसको लेके क्या प्लान नगर निगम ने किया है, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। धन्यवाद आपका। सर, कार्यकाल 18 मई को आपका ख़त्म हो चुका है साउथ दिल्ली का, और अब सफाई व्यवस्था किसके भरोसे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है या अन्य जो निगम के कार्य हैं, वो कार्य सुचारू रूप से वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चलते रहे हैं, और पहले से भी और बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी जो मीटिंग हुई है पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश है हमारे सीनियर्स की तरफ से, वही आदेश है कि हम सब लोग अपने अपने दफ्तरों पे जैसे बैठते रहें वैसे बैठेंगे। कार्यकाल ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि सेवा ख़त्म नहीं हुई है। कार्यकाल तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन समाज की जो सेवा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो आजीवन चलती रहेगी, भले ही कोई पद हो या ना हो। भारतीय जनता पार्टी किसी पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेवा में अपना विश्वास रखती है और सेवा भावना से काम करती है। हम लोग इसी तरह से निरंतर पार्टी के काम को करते रहेंगे। जो हमारा संपर्क है वो निगम अधिकारियों के साथ बराबर रहेगा। किसी की भी हमें आदेश ये हुआ है कि किसी तरह की भी किसी भाई की कोई तकलीफ़ है, वो हमें डायरेक्ट फ़ोन करना चाहे निगम में, तो एक नंबर जारी कर दिया गया है, वो नंबर हम सबको देंगे। अगर कोई भाई डायरेक्ट बात करना चाहे, हमारे पास नहीं आना चाहता, तो वो डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा पार्षद थे पिछले कार्यकाल में 2017 से 22 तक, वही लोग जो है पूरे वार्ड की सफाई व्यवस्था या जो काम है वो देखेंगे। जो भी काम होगा वो हम सुचारू रूप से देखते रहेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। जब तक कि नए चुनाव नहीं होते, कल को कौन भाई आएगा कौन बनेगा वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद अगर कोई बन भी जाए, बनने के बाद भी पार्टी का व्यक्ति बनता है तो भी जिम्मेदारी हमारी होगी, नहीं पार्टी का कोई व्यक्ति होता है तो भी हमारी जिम्मेदारी। अब जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो हमारे पास ही आएंगे। कुछ ही लोग तो होते हैं, जो 20-25% लोग होते हैं वही लोग इधर उधर होते हैं, बाकी तो 70% जो है लोग जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते हैं, जिस पार्टी के साथ होते हैं, और उसी के पास काम के लिए जाते हैं। बाई चांस कोई जाएगा तो हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे ही लोग फिर दोबारा से चुन कर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पार्षद बनेंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। क्यों? क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो सिद्धांत है, जो आदरणीय मोदी जी की कार्यशैली है, जो आदरणीय मोदी जी आज विश्व विख्यात एक नेता के रूप में उभरे हैं। और अभी कल का पेपर आपने पढ़ा होगा, आज का पेपर, उसमें ये लिखा हुआ था क्लियर कि हमने 7 सालों में, मोदी जी ने ये कहा कि हमने 7 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमारा सर झुके, हमने वो काम किए जिससे हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। तो इसी तरह की जो प्रक्रिया है निगम की, वो चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी का कोई भी कार्य है जो निगम से संबंधित है, उसके लिए भी वो हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे विधायक है श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उनका कोई कार्य है और वो वहाँ दफ्तर पे नहीं पहुँचे तो वो यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ से भी उनकी हेल्प होगी, और बिधूड़ी जी के दफ्तर पे जाएंगे तो वहाँ से भी उनकी हेल्प होगी। सर, एक और चीज़ जब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये तो आपने बताया कि सफाई व्यवस्था जो रोज़मर्रा के काम हैं मौजूदा जो निगम पार्षद थे उन्हीं को संभालना है और आप लोग उसको देखोगे, लेकिन जो नए काम हैं, जैसे कि कहीं नाली बनाने का काम है, कहीं सड़क उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, उसको बनाने का काम है, तो इसके लिए क्या नया काम भी आप लोग करोगे? नहीं, नए काम के टेंडर अभी नहीं होंगे। जो कार्य हैं वो निगम के अधिकारी, जो निगम के जो अफसर हैं, उनके थ्रू वो काम होंगे। हम उनको जन समस्याओं से अवगत कराएंगे। लोग हमें अपने क्षेत्र की जो समस्याएं, अपने पड़ोस की, उनकी गली की, मोहल्ले की जो समस्या है वो हमें अवगत कराएंगे, और हम अपने जो निगम के अफसर हैं उनको जानकारी देंगे, जी मेरे यहाँ ये तकलीफ़ है, मेरे यहाँ ये तकलीफ़ है, मेरी इस गली में ये प्रॉब्लम है, यहाँ सफाई नहीं हुई है, यहाँ ये व्यवस्था इस तरह से ख़राब हो रही है, यहाँ पे इस तरह का कार्य है, बच्चों को ये सुविधा पानी की नहीं हो रही है, या बच्चों को स्कूल में ये असुविधा हो रही है। इस तरह की जो भी बातें होंगी वो हमारे पास, कोई भी, चाहे वो हमारे अंडर स्कूल आते हैं नगर निगम के, वो भी टीचर्स भी हमें आके बता सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी 2 ऑप्शन है उनके पास आज, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वो निगम का जो भी पार्षद है
जो अभी प्रेजेंट है, क्योंकि जब तक वो पूर्व नहीं हो सकता, जब तक नया पार्षद मनोनीत नहीं हो जाता है, जब तक उसको हम पूर्व नहीं कह सकते, तो तब तक वो प्रेजेंट रहता है। जिस दिन दूसरा कोई पार्षद बनेगा वो उसको उसके अधिकार जब उसको सौंपे जाएंगे, जब वो वहाँ पे शपथ लेगा, उसके बाद वो पूर्व हो जाएगा। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, बदरपुर विधानसभा के अंदर ओम विहार के अंदर पिछले 2 दिन पहले देखा गया था कि आम आदमी पार्टी ने ई रिक्शा के माध्यम से जनसंपर्क किया था। एक लेटर दिखाया जा रहा था बुलडोजर के खिलाफ आपकी, कि बीजेपी की जो नगर निगम है वो एक बड़ी संख्या में कई लाख लोगों के जो है मकान तोड़ने का प्लान कर रही है। देखिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भ्रमक इस तरह की बात करता है, प्रचार झूठा करता है, इस तरह की बात बोलता है, तो बिल्कुल झूठी बात है, कोई लोग उस पर विश्वास ना करें। और ऐसे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, उनको जूते मारो। अगर किसी गली मोहल्ले से रिक्शा लेकर के निकलता है वो व्यक्ति और वो ये कहता है कि तुम्हारे मकान तोड़े जाएंगे, तो ऐसे लोगों को डरा करके ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कंप्लेंट करनी चाहिए। जो झूठी बातें फैला रहा है, जो रिक्शा पे बैठ करके घूम रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको जूते मारने चाहिए पब्लिक को कि इस तरह की तू झूठी बातें क्यों कर रहा है। कहाँ एक मकान टूट रहा है? कोई मकान नहीं टूट रहा है। आपके नगर निगम भी तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है। अगर आपके नगर निगम में अगर ऐसा नहीं प्लान कुछ कर रखा है और आम आदमी पार्टी ऐसा भ्रम फैला रही है, तो आपका नगर निगम भी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक जो, जैसे मैंने कहा ना, जो प्रक्रिया चलती रही है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको पता है अभी ओजोन समाप्त नहीं हुआ, एक सच्चाई है, कड़वा सत्य है, उसको मान लेना चाहिए, झूठी बात नहीं करूंगा मैं। अभी ओजोन पूरी तरह से समाप्त नहीं है। जो 50-60 गज के प्लॉट है उनके लिए एक पर्सनली हमने बात रखी थी कि कोई भी जेईई उनको तंग नहीं करेगा। जो छोटे प्लॉट है, गरीब तबका लोग है, बड़े लोग हैं जो बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बिजनेसमैन है, जो उस तरह के लोग हैं, उनके पास तो वो जाएंगे, अनऑथराइज बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा जो रहने के लिए कोई मकान बना रहा है छोटा मोटा, गरीब गुरबा आदमी है, झुग्गी भी तो बना लेता है आदमी। अगर कॉलोनी में कहीं वो छोटा मोटा उसने प्लॉट लिया हुआ वो बना रहा है, तो उसके लिए क्या दिक्कत है? उनको बनना चाहिए मकान। अरे कम से कम सरकारी ज़मीन को तो नहीं घेर रहा वो। इस तरह की जो सोच अफसरों की भी होनी चाहिए कि अगर कोई सरकारी ज़मीन को घेरता है और उस पर कब्जा करता है, उस पर मकान बनाता है, तो उसको निगम जरूर तोड़ेगी। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, अगर कोई सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करेगा, सरकारी ज़मीन पे मकान बनाएगा, सरकारी ज़मीन पे दुकान बनाएगा, तो उसकी टूटेगी। अगर उसकी कोई मलकियत जगह है, उसने कोई प्लॉट जेन्युइन ज़मीन पे खरीदा हुआ है, मलकियत खरीदी हुई है किसी से, तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ एक ओजोन का जो मुद्दा है उसके तहत अफसर लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, तो वो आकर के तंग करते हैं, ये मुझे जानकारी है। लेकिन उनको भी ये कहा गया निगम की तरफ से कि ऐसे गरीब लोगों को कोई तंग ना करे। सर, भारतीय जनता पार्टी अब जो इलेक्ट्रिक बस दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी लेकर आए हैं उसके ऊपर राजनीति कर रही है। अभी अब तक आप कहते थे कि बसों की कमी है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब 150 नई इलेक्ट्रिक बसें हैं जब केजरीवाल जी लेके आ गए, लेकिन बीजेपी मोदी जी का धन्यवाद कर रही है। देखिए, केंद्र से पैसा आता है दिल्ली सरकार को, अगर केंद्र पैसा नहीं देता तो बसें कहाँ से आती? सोचने वाली बात है ये। अगर निगम को केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, खा गया, तो निगम को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर बसें आई हैं तो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, केवल दिल्ली सरकार के पैसे से तो बसें आई नहीं हैं। और अब बसें आई हैं, उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं हम, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं हम, केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। दोनों बातें करते हैं सीधी सीधी, क्योंकि उसमें दिल्ली सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी दोनों का सहयोग है, और दोनों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे अपने विचार है, मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे। वो पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार का अगर दखल नहीं होता, केंद्र सरकार अगर इनको पैसा नहीं देती, तो कहाँ से बसें ले जाते केजरीवाल जी? अब आप बताइए कितने करोड़ पैसा मांगा है? 50,000 करोड़ अभी पीछे मांगा है पंजाब ने। क्यों मांग रहे फिर? अगर वो कर सकते हैं तो उनके मुख्यमंत्री वो नहीं कर सकते? वहाँ जाके उनके मुख्यमंत्री भी तो फिर बसें चला सकते हैं, बिना पैसे के चला लें। वो कैसे चलाएंगे? केंद्र सरकार अगर नहीं देगी तो क्या सरकार चला लेंगे? केजरीवाल सरकार चला लेगा? अगर हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी, हम निगम चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। तो एक प्रक्रिया है ये। केंद्र का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्यों ना करें? हम अपनी पार्टी की, हमारी पार्टी है केंद्र में, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के पास जो पैसा गया तभी तो बसें आई हैं। जब केंद्र ने पैसा दिया, कहाँ से आ जाती बसें? चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में आपके द्वारा
1 जून को एक कैंप लगाया जा रहा है जिसमें रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, तो उसको लेके क्या कहेंगे? किस तरह से ये लोन आप देते हैं और किस तरह से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं लोन लेने के बाद किस तरह से वापसी करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा होता है, ये प्रक्रिया है, पहले भी लोन दिए गए हैं। पहले जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या कोई सब्जी लगा रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई इस तरह से जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चलाते हैं, उनके लिए मोदी जी ने एक योजना बनाई थी कि भाई रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन दिया जाए 10,000 रुपये। वो इसलिए था कि जैसे मंडी में कुछ इस टाइप के लोग ब्याजू, जिनको कह सकते हैं ब्याज वाले लोग बैठते थे। जैसे अगर मान लो मैं रेहड़ी वाला पटरी वाला हूँ कोई, तो मैंने अगर किसी से 500 रुपये ले लिए, तो वो शाम को मुझसे कम से कम 50 से 100 रुपये ले लेता था। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये लेता था, यानी 10% से 20%, 25% तक का ब्याज वो लेते थे। और तब मंडी वाला अपने पैसे लेकर के उनसे ब्याज पे सामान लेकर आता था, उसको बेचता था। शाम को उसको 500 रुपये लिए हैं तो 50 रुपये या 100 रुपये वो और 500 रुपये वो देता था। हाँ जी, आज बैंक से जो ब्याज पे, बहुत नॉर्मल ब्याज पे, कुछ भी ब्याज नहीं है उसका, एक तरह से आप जीरो समझ लो, वो पैसा 10,000 की ऐड पहले दी। इस बार क्या है कि जो वो पैसा दिया जाता है वो वापस बैंक में जमा भी करना पड़ता है किस्तों के द्वारा। तो जब वो पैसा जिन लोगों ने दे दिया वापस, 10,000 रुपया की किस्त पूरी कर दी, उनको इस बार 20,000 रुपये मिल रहे हैं, डबल। और जिन्होंने वो पिछला पैसा जमा नहीं किया, जो 10,000 लिया था, उनको मिलेगा 10,000। तो सरकार जब जमा आप करोगे, आप अपना काम चला रहे हो, पैसे दो, काम चलाओ, पैसे दो, तो बहुत आपको एक ना के बराबर आपको पैसा, कोई ब्याज नहीं देना पड़ रहा। किसी को 10% दे रहे थे, 20% दे रहे थे, 25% दे रहे थे, आज तुम्हारा वो 20% खत्म हो गया, आपको फायदा हो गया। आप 500 रुपये अगर शाम को कमाते तो 500 रुपये अपने घर लेके जा रहे हो, आप 400 लेके नहीं जा रहे हो। तो ये सारी प्रक्रिया जो है मोदी जी ने एक आसान की गरीब के लिए। तो ऐसा ही कैंप अभी पिछले वीक में लगा है हमारा, अब 1 तारीख को ये दोबारा लगने जा रहा है। उस दिन भी काफ़ी हमने लोगों को उनके फार्म फिलअप किए और डायरेक्ट उनको बैंक से पैसा मिलेगा। सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखने को मिल रही है कि जो नए उपराज्यपाल बने हुए हैं विनय सक्सेना जी, उनसे मुलाकात में रामवीर सिंह बिधूड़ी और अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं एक ही साथ नजर आए। क्या देखिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, और रामवीर सिंह बिधूड़ी प्रतिपक्ष के नेता हैं। जहाँ तक सीएम का लेवल होता है और जो अपोजिशन लीडर होता है, दोनों का ही कैबिनेट का दर्जा होता है, बराबर का दर्जा माना जाता है, इनका कम नहीं होता, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की टक्कर पे होते हैं। तो इसलिए अगर एलजी के यहाँ मिलने गए होंगे, सीएम भी मिलने गया होगा, प्रतिपक्ष नेता भी मिलने जा सकता है। अगर मिलने गए होंगे वहाँ उनके रूम में, या जहाँ भी उन्होंने उनकी बैठने की व्यवस्था है, जो उनका ड्राइंग रूम है, जो भी कुछ है, बैठक है, ऑफिस है, जहाँ बैठेंगे, तो जब लोग जाएंगे तो बैठेंगे। और अगर मान लो पहले मुख्यमंत्री जी बैठे हैं केजरीवाल जी, तो रामवीर जी आएंगे तो नमस्ते होगी, तो बराबर बैठ सकते हैं, खाली जगह है तो। और अगर मान लो पहले से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी वहाँ बैठे होंगे, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर रामवीर जी बिधूड़ी बैठे होंगे और मुख्यमंत्री जी बाद में आते तो उन्हें नमस्ते की होगी, जरूर उनके पास बैठ सकते हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं है, किसी की राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनकी रूपरेखा क्या है, वो पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका विरोध है। केजरीवाल जी के जो काम करने की रूपरेखा है वो सही नहीं है, उसको तभी तो हंगामा होता है सदन के अंदर। क्यों होता है? विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता जब अपनी बात रखते हैं तो क्यों रखते हैं? उनकी खामियों को उजागर करते हैं। अगर विपक्ष नहीं है तो पक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अगर राम के सामने रावण नहीं होता तो राम को कौन पूछता? राम के सामने आके रावण की कमियां महसूस हुई, जो कमियां थी वो लोगों ने सोचा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर केजरीवाल आज की डेट में रावण है तो रामवीर बिधूड़ी सिंह राम है। वो उनकी जो कार्यशैली है ना, गलत कार्यशैली है, जो उनका गलत काम है दिल्ली के अंदर, उसका विरोध करने के लिए एक राम के रूप में, जो मैं कह सकता हूँ रामवीर सिंह बिधूड़ी उनके समक्ष होते हैं, सामने उनको जवाब देते हैं उनकी बातों का।
वो जो गलत उनकी नीति है, नीयत है, उसका जवाब देते हैं। अभी पीछे मैंने पढ़ा कहीं पंजाब में कोई, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मान, उन्होंने किसी को जेल भिजवा दिया, अपने एक मंत्री को जेल भिजवा दिया। आपको अंदर की बात का नहीं पता, वो तो जेल क्यों भिजवाया गया आपको पता है? वो जेल इसलिए भिजवाया गया कि जो हिस्सा वो ले रहा था उसमें मान को साझी नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें मान ने को पैसा नहीं मिला। जब मान को पैसा नहीं मिला, वो अकेला डकार रहा था एक मंत्री। उसने कहा साले अकेले कैसे डकार सकता है आदमी पैसा, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पूछ नहीं रहा, अकेला अकेला खा रहा है। तो जब वो अकेले खाते देखा तो उसने क्या किया, उसने उसको कंप्लेंट करके फंसा दिया। तो ये सब हुआ है। तो ये जो है ये ड्रामेबाज हैं, ये कहते हैं कि ईमानदार पार्टी, ये ईमानदार पार्टी नहीं है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मैं आपको बताता हूं, जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल बनने जा रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बात कही थी कि मैं दिल्ली के अंदर से गुटखा खत्म करूंगा। आपने भी पढ़ा होगा पेपर में, मैंने भी पढ़ा। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। जब वो गुटखा आए और इन्होंने पेपर में दिया कि हम गुटखा बंद करने जा रहे हैं, तो जैसे ही पता चला तो यहाँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में कई गुटखा कंपनियां थी दिल्ली के अंदर। तो वो गुटखा कंपनियां सारी इकट्ठी होकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, झूठा रही, मैं सच्चा आरोप लगा रहा हूँ। उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया, 5 करोड़ किया, 7 करोड़ किया, 4 करोड़ किया, जो भी किया, फर्स्ट डे केजरीवाल जी को भेंट चढ़ा दिया। उसके भेंट चढ़ने के बाद अगले दिन, और उनका तय हो गया महीना कि महीने में इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए। जब महीना उनका तय हो गया, मंथली तय हो गई, तो अगले दिन उसके बारे में, गुटखा के बारे में, उससे अगले दिन से लेकर आज तक, दूसरी बार भी सरकार बन गई है, आज तक गुटखा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्यों गुटखा बंद नहीं किया? क्या गुटखा बर्बादी नहीं कर रहा दिल्ली के अंदर, देश के अंदर? मैं तो कहता हूं सब मुख्यमंत्रियों को बंद कर देना चाहिए अपने अपने प्रदेश से। मुख्यमंत्री, नशे की चीजें तो बंद होनी चाहिए। तो केजरीवाल ने अपने आप सफाई में ये कहा कि हम बंद करेंगे। कहां बंद किया भाई? किसी और मुख्यमंत्री ने ये तो नहीं कहा हम बंद कर रहे हैं, इसे तो खुलेआम बोला, पेपर में भी आया। और उस दिन के बाद पेपर में कोई खबर आई हो गुटखे के बारे में तो बताओ। मैं आपको एक घटना बताता हूं बहुत पुरानी, कांग्रेस के राज की। एक बार एक निशान गाड़ी होती थी पहले, जो फौजी ट्रक होता था, वो फौजी ट्रक जो है उसको काट के वो बना लेते थे, निशान गाड़ी टाइप बना लेते थे, काट के उसको छोटा करके टेम्पो, जैसे आजकल टेम्पो चल रहे हैं। तो वो बॉर्डर पे पाकिस्तान, उसके राजस्थान के बॉर्डर पे उन्होंने ट्रक पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई ट्रक में क्या माल है? वो शक पका गए। उन्होंने फिर पूछा कि भाई क्या माल है, बताओ, दिखाओ। जब उन्होंने वो खोला ऊपर, तो खोला तो उसमें मरी हुई छिपकलियां थी। सुनने वाली बात है, मरी हुई छिपकलियां थी। पकड़ लिया, पेपर में भी आया था, वो पेपर में आया था कि मरी हुई छिपकलियों का एक ट्रक राजस्थान बॉर्डर पे पकड़ा गया। जब पुलिस ने उनको मारा पीटा तो उनसे पूछा इसका क्या करते हो? तो उन्होंने कहा जी ये छिपकलियां जो मरी हुई हैं हम इनको जंगल से इकट्ठा करके लाए हैं पकड़ के, और हम छिपकलियां वैसे भी लेते, लोग पकड़ के दे देते, तो हम इकट्ठा करते हैं छिपकलियों को ढेर। ये ट्रक की छिपकलियां जाएंगी, इनको पहले हम सुखाएंगे छत के ऊपर धूप में, इनको सुखा के फिर इनकी पिसाई होगी। पिसाई करने के बाद इनका इतना बारीक पाउडर बनेगा, इतना बारीक पाउडर बनेगा, उसको बिल्कुल छान लेंगे फिर पाउडर को, इतना बारीक पाउडर हो जाएगा कि हाथ पे अगर आप ऐसे रगड़ोगे तो हाथ पे वो रुकेगा नहीं, क्योंकि छिपकली की जो चमड़ी होती है वो चमकदार होती है। तो कहते फिर उसका पाउडर का क्या बनता है? कहते जी ये जो गुटखा आता है, ये जो मसाले आते हैं, पान मसाले और गुटखा टाइप के, इस टाइप के जो आते हैं, इनको उसमें मिलाते हैं, क्योंकि छिपकली के अंदर जहर होता है, तो उसको पाउडर बना के उनमें मिलाते हैं। कहते हैं जब आप गुटखा खाते हो या कोई पान मसाला खाते हो तो उसको ऐसे हथेली पे रखो, उन्होंने पुलिस को बताया, ऐसे हथेली पे रखो और उसको सूरज की तरफ करो, तो वो उसमें से चमक आएगी, सूर्य की चमक लगेगी, तो उसमें चमक बैक करेगी, जैसे शीशे में से चमक आती है। जब वो चमक आएगी तो समझ लो कि उसमें छिपकली की जो वो है पाउडर वो पड़ा हुआ है। उन्होंने माल चढ़ा दिया, पुलिस को चढ़ाया, किसको, अफसर को चढ़ाया, क्या चढ़ाया। उसके बाद पहले दिन खबर आई थी इतनी बड़ी पेपर में, अगले दिन खबर नहीं आई, आज तक नहीं आई खबर, मैं बता रहा हूं उसको। तो यही यहां दिल्ली में केजरीवाल का हुआ। ये एक कड़वा सत्य है, इसको कोई हजम नहीं करेगा जो मैं बोल रहा हूं। हजम करने के लिए हिम्मत चाहिए और बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं बोल रहा हूं,
मेरे ऊपर केस करे, ये हुआ कि नहीं हुआ मैं बता दूंगा आपको। और आज गुटखा कंपनियां बराबर मंथली दे रही हैं दिल्ली सरकार को, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थे हमारे साथ महेश अवाना जी। और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि नगर निगम भंग होने के बाद जो सफाई व्यवस्था वार्डों की है उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। जो एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, जो एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जो एक मेयर नियुक्त किया जाएगा, क्या वो सफाई व्यवस्था की देखभाल करेंगे और सफाई कर्मचारी किस प्रकार से काम करेंगे। तो जैसे कि महेश अवाना जी ने बताया है कि जो भी मौजूदा निगम पार्षद हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो ही सफाई व्यवस्था आगे भी सुचारू रूप से जारी रखेंगे और काम को देखेंगे। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें